पिछले लेक्चर में अपन ने समानाकार विवरण पत्र तैयार करना सीखा था, जिसमें समानाकार विकृत माल का विवरण, समानाकार लाभ हानि खाता बनाकर उससे सीखा था। आज अपन समानाकार चिट्ठा कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। समानाकार चिट्ठा बनाकर तुलनात्मक चिट्ठे के आधार पर किए जाने वाले विश्लेषण के दोषों को दूर किया जा सकता है। क्षितिजाकार आकार में समानाकार चिट्ठा बनाया गया है तो संपत्ति पक्ष की प्रत्येक मद को कुल संपत्तियों से और दायित्व पक्ष की प्रत्येक मद को दायित्व पक्ष के योग से प्रतिशत ज्ञात करके बदला जाता है। चिट्ठे की मदों का यदि प्रमाप निर्धारित हो तो यह विधि उपयोगी सिद्ध होती है, परंतु व्यवहार में इसकी सीमाएं हैं। समानाकार चिट्ठा केवल प्रतिशतों के रूप में ही बनाया जा सकता है और निरपेक्ष मूल्यों के साथ प्रतिशत मूल्य मतलब सापेक्ष मूल्य दिखाकर भी बनाया जा सकता है। यदि समानाकार चिट्ठा लंबवत आकार में बनाया गया है तो चिट्ठे की मदों को साधनों या प्रयोगों की योग के आधार पर प्रतिशतों में बदला जाता है। उदाहरण नंबर 17 अपन लेते हैं। एक कंपनी के निम्नलिखित चिट्ठों से समानाकार चिट्ठा बनाइए तथा उसकी व्याख्या कीजिए। इस बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज्ड डिविडेंड, लायबिलिटी साइड में दे रखे हैं। इसी तरह से एसेट साइड में फिक्स एसेट्स, नेट स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड दे रखा है। इनको अपन वर्टिकल फॉर्म में कंपनी अधिनियम के अनुसार रीअरेंज करेंगे। तो सॉल्यूशन में आप देखिएगा, सबसे पहले लिया इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड लिखा है। उसमें शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल बैलेंस शीट से ले लिया 1 लाख और 1,65,000। दोनों सालों के कॉलम अलग अलग बनाए। पहले 11-12 का कॉलम बनाया हुआ है, फिर उसके परसेंटेज है, फिर 12-13 का, फिर उसके परसेंटेज है। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 और 75,000 ले लिए हैं अपने। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों की टोटल ली गई है। इसी तरह से नॉन करंट लायबिलिटीज कुछ है ही नहीं, इसलिए वो खाली है। फिर करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज्ड डिविडेंड बैलेंस शीट में दिए हैं, यूँ के यूँ लिख दिए गए हैं। इसकी जोड़ लगा दी गई है, वो बैलेंस शीट की जोड़ के बराबर है। जैसा कि आपको बताया गया है कि लायबिलिटी साइड की जो टोटल है 2,30,000, इसको 100 मानते हुए ऊपर के सारे फिगर्स को इसमें कन्वर्ट किया गया है। तो जैसे शेयर कैपिटल को कन्वर्ट करें तो 1 लाख बटा 2,30,000 इंटू 100 करेंगे तो ये 43.48% आ गया। इसी तरह से 50,000 डिवाइडेड बाई 2,30,000 इंटू 100 करेंगे तो ये 21.74% आ गया। इस तरह से ये सारे फिगर्स अपन कन्वर्ट कर लेंगे करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों के, क्यों उसमें 12-13 में जो भी फिगर्स उनमें भाग 3,40,000 का लगेगा, क्योंकि 100 वो है। अब एसेट साइड में देखिए, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, जिसमें टेंजिबल एसेट्स हैं, उसमें फिक्स एसेट्स नेट जो लिखी है वो ली गई है 1,20 और 1,75। इंटेंजिबल है नहीं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है नहीं। बाकी करंट एसेट्स में सारी ये स्टॉक, डेटर्स, BR, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये एज इट इज लिख दिए गए हैं। और इनका अमाउंट की टोटल 2,30,000, उधर 3,40,000 है। प्रत्येक अमाउंट में
जो भी प्रत्येक मद है इसके अमाउंट में 11-12 में 30,000 का भाग देके परसेंटेज निकाल लिए हैं और 12-13 में 3,40,000 का भाग दे करके ये परसेंटेज निकाल लिए गए हैं। तो ये परसेंटेज वाला पोर्शन कॉमन साइज बैलेंस शीट बन के तैयार हो गई। इसके बाद प्रवृत्ति विश्लेषण ट्रेंड एनालिसिस डिस्कस करेंगे, क्योंकि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की विधियों में पहला था तुलनात्मक विवरण पत्र तैयार करना, वो अपन ने सीख लिया। दूसरा था समानाकार विवरण पत्र तैयार करना, वो सीख लिया। अब तीसरा है प्रवृत्ति विश्लेषण ट्रेंड एनालिसिस। तो प्रवृत्ति विश्लेषण तकनीक व्यवसाय के संबंध में पूर्वानुमान लगाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें वित्तीय स्थिति का विश्लेषण वित्तीय विवरणों की मदों के रुझान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। प्रवृत्ति विश्लेषण रीति के माध्यम से वित्तीय विवरणों का विश्लेषण 3 प्रकार से किया जाता है। प्रवृत्ति प्रतिशत के आधार पर, प्रवृत्ति अनुपात के आधार पर और बिंदु रेखीय व चित्रमय प्रदर्शन के आधार पर। सबसे पहले लेते हैं प्रवृत्ति प्रतिशत के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड परसेंटेज। इसमें विभिन्न वर्षों के आंकड़ों को सारणीबद्ध करके किसी एक वर्ष की राशि, सामान्यतः प्रथम वर्ष को आधार मानते हुए अन्य वर्षों के प्रतिशत ज्ञात करके उसमें प्रतिशत में हुई कमी या वृद्धि ज्ञात करते हैं। इस प्रकार ज्ञात कमी या वृद्धि की प्रतिशतें ही प्रवृत्ति प्रतिशत कहलाती है। तुलनात्मक विवरणों में भी प्रतिशत में वृद्धि या कमी ज्ञात करते थे, परंतु उनमें तुलना केवल पिछले वर्ष से ही की जाती थी और यदि 2 से अधिक अवधियों के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो उसमें संभव नहीं होता था, जो कि प्रवृत्ति प्रतिशतों से ही संभव है। इसके अलावा तुलनात्मक विवरणों में प्रत्येक वर्ष की प्रतिशतें ज्ञात करने के लिए आधार संबंधित वर्ष का पिछला वर्ष होता था, अर्थात प्रत्येक वर्ष की प्रतिशत ज्ञात करने में आधार वर्ष बदल जाता है, जिससे नियमितता नहीं रहती है। इन दोषों के कारण प्रवृत्ति विश्लेषण विधि प्रतिपादित की गई है। अब प्रवृत्ति प्रतिशत के आधार पर जो अपन विश्लेषण करेंगे उसका उदाहरण 21 देखिए। इसमें आंकड़े दिए हुए हैं जिसमें प्रवृत्ति प्रतिशतें ज्ञात करनी है। 2006, 7, 8, 9, 10, 11 के आंकड़े दिए हुए हैं। 40, 44, 46, 38, 34, 42 ये सब लाख्स में हैं। इनको अपन लिख लेंगे क्योंकि ट्रेंड परसेंटेज निकालना है। तो अभी आपको थ्योरी में बताया कि पहले साल को नॉर्मली अपन 100 मानते हैं। तो 2006, 7, 8, 9, 10, 11 में ये सारे फिगर्स लिख दिए। तो 2006 को अपन ने 100 माना, तो 2007, 8, 9, 10 इसके आधार पर चेंज कर देंगे। अब मान लो 2007 को आपको चेंज करना है, तो बेस 40 को माना है। बेस हमेशा जिसको माना गया है वो नीचे रहता है। तो 2007 वाला फिगर 44/40 इंटू 100 कर दो। 2008 में 46/40 इंटू 100 कर दो। 9 में 38/40 इंटू 100 कर दो। 10 में 34/40 इंटू 100 कर दो और 11 में 42/40 इंटू 100 कर दो। तो ये सेल्स इन परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ 2006 आ जाएगा, या 98 गलत छपा है, ठीक कर लेना इसको। तो इसके बाद अगला कॉलम है परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। तो फर्स्ट ईयर में तो 100 ही है, डैश कर दीजिए। उसके बाद 110 - 100 तो 10 हो गया।
115 माइनस 100 तो 15 हो गया, मतलब पहले साल में से घटाना है इसको। इसी तरह से 95 माइनस 100 तो -5 हो गया। तो ये कितना बड़ा घटा, ये कॉलम बन गया। इसके बाद दूसरा है प्रवृत्ति अनुपातों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड रेशियोज। इस विधि में एक वर्ष के आंकड़ों को आधार मानकर शेष वर्ष के आंकड़ों का प्रतिशत ज्ञात करके तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि में वृद्धि या कमी के प्रतिशत का स्तंभ नहीं बनाया जाता। प्रवृत्ति अनुपात विश्लेषण तभी उपयोगी सिद्ध होगा जबकि किसी एक मद के साथ साथ उससे संबंधित दूसरी मदों का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, जैसे विक्रय के साथ स्टॉक, व्यय आदि की प्रवृत्ति। इसी प्रकार चालू दायित्वों के साथ चालू संपत्तियों में परिवर्तन की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना हो तो भी ये विधि महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। उदाहरण 22 से अपन इसको समझते हैं। इसमें लिखा है, निम्न आंकड़ों से प्रवृत्ति अनुपातों की गणना कीजिए। सेल्स है, स्टॉक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है, सेलिंग एक्सपेंसेज है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज है, ये सब 2007, 8, 9, 10, 11 के दिए हुए हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि पहले वर्ष को आधार मानना है, तो इसलिए पहले वर्ष के आंकड़ों को आधार मानते हुए उनको 100 लिख दिए गए हैं। उसके बाद इस आधा वर्ष के आंकड़ों को ही अगले वर्षों में भाग देने के लिए काम में लेंगे और इंटू 100 करके ये सारे अनुपात निकाल लिए जाएंगे। तो दूसरा साल 2008 में 12 लाख बटा 10 लाख इंटू 100 करोगे तो 120 आ जाएगा। 2009 में 15 लाख बटा 10 लाख इंटू 100 करोगे तो 150 आ जाएगा। 2010 में 13 लाख बटा 10 लाख इंटू 100 करोगे तो 130 आ जाएगा। और 2011 में 12 लाख बटा 10 लाख इंटू 100 करोगे तो 120 आ जाएगा। इस तरह से ये सभी, चाहे स्टॉक में हो चाहे किसी में भी हो, जो जिस साल का निकालना है उसमें 2007 के आंकड़ों का भाग दे दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए, ये सारे फिगर्स निकल जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रवृत्ति अनुपात ज्ञात हो गए। इसके बाद अपन अगली विधि डिस्कस करते हैं, बिंदु रेखीय चित्र एवं चित्र प्रदर्शन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफिक एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सूचना प्राप्तकर्ता को आंकड़ों को समझने की परीक्षा से मुक्त करने के लिए यह विधि प्रयोग में लाई जाती है। इसके माध्यम से चित्र देखकर ही संबंधित पक्षकार संस्था की उन्नति या अवनति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसमें मूल आंकड़ों या प्रतिशतों को बिंदु रेखीय या चित्रमय प्रदर्शन द्वारा ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जा सकता है। वर्तमान में अधिकांश संस्थाएं अपने वार्षिक खातों में संबंधित मुख्य मदें इस विधि से ही प्रदर्शित करती है और आजकल ये सारा काम कंप्यूटर पर हो जाता है। और इन आंकड़ों को प्रदर्शित करने के विभिन्न तरीके आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं सांख्यिकी विषय के अंतर्गत, तो इसलिए उसको यहाँ वापस डायग्राम से बताने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में चौथा विश्लेषण आता है, औसत विश्लेषण, एवरेज एनालिसिस। यह विधि प्रवृत्ति विश्लेषण विधि में सुधार के लिए विकसित की गई है, जिसमें प्रवृत्ति अनुपात ज्ञात करने के पश्चात उनकी तुलना औसत से की जाती है। औसत अनुपात ज्ञात करने के लिए उस कार्य में लगी सभी फर्मों मतलब उद्योग के आंकड़ों को काम में लिया जाता है। इस विश्लेषण को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रवृत्ति अनुपातों तथा औसत के आंकड़ों को रेखा चित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। और ये एवरेज स्टैटिस्टिक्स में अपन ने एवरेज एनालिसिस पढ़ा था,
वही चीज़ है, इसलिए इसका भी उदाहरण देके यहाँ नहीं बता रहे हैं। इसके बाद अनुपात विश्लेषण है, कोष प्रभाव विश्लेषण है, रोकड़ प्रभाव विश्लेषण है। ये पूरे चैप्टर हैं, जो अपन ये चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कंप्लीट ये सारी चीज़ आ जाएगी। इसके बाद वित्तीय विश्लेषण की सीमाएं डिस्कस करेंगे। वित्तीय विश्लेषण की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं, परंतु सूचनाएं प्राप्त करने के लिए जो तकनीकें या विधियां काम में लाई जाती हैं, उन तकनीकों या विधियों तथा उन्हें उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों की भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। क्यों, विधियों की खुद की भी सीमाएं होती हैं और फिगर्स जो उपलब्ध करवा रहे हैं उनकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। इन सीमाओं को ध्यान में न रखा जाए तो इनका प्रभाव विश्लेषण के निष्कर्षों पर पड़ सकता है। ये कौन कौन सी सीमाएं हैं? नंबर 1, विश्लेषण के आधार दोषपूर्ण, जो बेसिस है एनालिसिस के, वो डिफेक्टिव है। सबसे पहली विशेषता है विश्लेषण के आधार दोषपूर्ण। बेस ऑफ द एनालिसिस आर डिफेक्टिव। विश्लेषण करते समय गत वर्ष के आंकड़ों के आधार पर भविष्य के पूर्वानुमानों के बारे में सूचनाएं प्राप्त की जाती है, जबकि भावी परिणाम सरकारी नीतियों, औद्योगिक दशाओं तथा प्रबंधकीय नीतियों से परिवर्तित हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी सीमा है। दूसरी सीमा है शुद्ध लाभ तथा चिट्ठे द्वारा प्रदर्शित आंकड़े दोषपूर्ण, मतलब डिफेक्टिव representation of data shown in profit and loss account and balance sheet। चिट्ठे में प्रदर्शित संपत्तियां वसूली मूल्य पर दिखाई हुई नहीं होती। परिणाम स्वरूप एक तरफ चिट्ठा सही आर्थिक स्थिति का चित्रण नहीं कर सकता और हास तथा अन्य हानियों के पर्याप्त प्रावधान लाभ हानि खाते में न लिखे होने के कारण लाभ हानि खाता सही और शुद्ध लाभ प्रदर्शित नहीं करता है। यदि इन आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया गया है तो उनसे प्राप्त निष्कर्ष भ्रामक होने की संभावना होती है। ये भी एक बड़ी सीमा है। उसके बाद तीसरी सीमा है तुलनात्मक अध्ययन भ्रामक, इलूसिव कंपैरिजन। यदि एक संस्था के आंकड़ों का विश्लेषण करके उसकी तुलना दूसरी संस्था या उद्योग के आंकड़ों से की जाती है तो उसके सही परिणाम तभी सामने आ सकते हैं जबकि तुलना किए जाने वाले उद्योग की लेखा नीतियां समान होने के साथ साथ उत्पादन की प्रकृति, मूल्यह्रास तथा स्कंद के मूल्यांकन की पद्धतियां भी समान हो, अन्यथा तुलना मीनिंगलेस होती है। उसके बाद चौथी सीमा है मूल्य स्तर में परिवर्तन का प्रभाव न लेना, नो इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज कंसिडर्ड। यदि विश्लेषण करते समय मूल्य स्तर में हुए परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में न रखा जाए तथा संबंधित तथ्यों को ध्यान में न रखा जाए तो निष्कर्ष भ्रामक निकलेंगे। जैसे विक्रय की मात्रा पिछले वर्ष से कम है, परंतु प्रति इकाई विक्रय मूल्य बढ़ जाने से कुल विक्रय व लाभ बढ़ सकता है। अतः संस्था की उत्पादन क्षमता एवं पूरे वर्ष के आंकड़ों का अध्ययन करते हुए विश्लेषण का निष्कर्ष देना चाहिए। यदि संस्था को कम क्षमता पर कार्य कर रही है, मतलब कोई भी संस्था जो कम क्षमता पर, कम कैपेसिटी पर काम कर रही है, उसके आंकड़ों में वृद्धि कई गुना अधिक होगी
जबकि जो संस्था 80 या 90% क्षमता से ऊपर काम कर रही है तो उसके आंकड़ों में वृद्धि आनुपातिक रूप से कम या न के बराबर होगी। यह भी बहुत बड़ी सीमा है। उसके बाद लास्ट में अंतिम सीमा है निष्कर्ष निकालने की सर्वमान्य प्रणाली नहीं। देयर इज नो यूनानिमस सिस्टम ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन। प्राप्त सूचनाओं पर विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सर्वमान्य प्रणाली नहीं है, बल्कि निष्कर्ष का कार्य विश्लेषक की व्यक्तिगत योग्यता, कला, ज्ञान एवं चतुराई पर निर्भर करता है। अतः समान आंकड़ों के विश्लेषण के निष्कर्ष भिन्न भिन्न विश्लेषणकर्ताओं द्वारा भिन्न भिन्न निकाले जा सकते हैं। इसके बाद ये चैप्टर अपना पूरा हो जाता है। इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको PDF में भेज दिए जाएंगे और उन्हें आप आंसर देने की कोशिश करना है। फिर उसके उत्तर भी मैं आपको भेज दूंगा, उससे मिलान करना कि आपने कितना अच्छा आंसर लिखा है, और जो कमी हो, कोई समझ में नहीं आए, मेरे को पूछना। इसके बाद अगला चैप्टर अपन शुरू करेंगे रेशियो एनालिसिस।